सो हेलो एंड वेलकम गाइस, दिस इज शेख आमिर और हम लोग पढ़ रहे थे साइकोलॉजी ऑफ जेंडर। इससे पहले क्लास में मैंने ओवरव्यू दिया था साइकोलॉजी के बारे में कि साइकोलॉजी क्या होता है, और साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी पढ़ा था पिछले क्लास में डिटेल में साइकोलॉजी क्या होता है ये पढ़ा था, साइकोलॉजी ऑफ जेंडर क्या होता है ये पढ़ा था। और खास करके हमारे इग्नू के जो बुक साइकोलॉजी ऑफ जेंडर है उनमें पूरा बुक कंपेयर टू पूरा बुक में कौन कौन सा टॉपिक इस्तेमाल हुआ है, तो उनमें से हम मैंने 10 टॉपिक पिक किया है। ये 10 टॉपिक के अंदर ही पूरे बुक में डिस्कशन है, यानी आपको एग्जाम में जो भी लिखने से रिलेटेड आएगा वो इन 10 टॉपिक्स के अंदर से ही आएगा मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। जिसमें से अंडरस्टैंडिंग जेंडर एंड सेक्स, जिसको हमने डिस्कस किया था ब्रीफ में, जेंडर आइडेंटिटी एंड एक्सप्रेशंस इसमें से आ सकता है, थ्योरी ऑफ जेंडर डेवलपमेंट इसमें से आ सकता है, जेंडर एंड मेंटल हेल्थ इसमें से आ सकता है, जेंडर एंड सोशलाइजेशन इसमें से आ सकता है, जेंडर इन रिलेशनशिप इसमें से आ सकता है, जेंडर एंड वर्क में ऐसा आ सकता है, इंटरसेक्शनलिटी से आ सकता है। इसी तरीके से फेमिनिस्ट साइकोलॉजी एंड मैस्कुलिनिटी स्टडीज में से आ सकता है, कंटेम्प्रेरी इश्यूज में से आ सकता है। तो इसको हम लोगों ने ब्रीफली पढ़ा था। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आज पढ़ेंगे, दैट इज elaborate upon the method used in gender research citing suitable example। ठीक है, अब देखिए, एक चीज हमेशा याद रखिए कि जब क्वेश्चन पूछा गया ना कि elaborate upon the method used in gender research citing suitable example, तो क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि आपको ये बताना है कि कौन कौन सा मेथड का रिसर्च होता है और कुछ एग्जाम्पल देना है आपको, सिंपल सा। ठीक है, लेकिन आप याद रखिए, अगर मैं क्वेश्चन को थोड़ा बदल भी दूँ ना तो भी सेम आंसर उस पर आ सकता है। यानी अगर मैं ये बोल दूँ कि अच्छा मुझे बताओ कि कौन कौन सा अप्रोच है रिसर्च करने का, अब आप समझे ना, व्हाट आर द अप्रोच यू टू रिसर्च ऑन जेंडर, या फिर जेंडर रिसर्च, या फिर हम बोलेंगे टाइप्स ऑफ जेंडर रिसर्च, एलिब्रेट द टाइप्स ऑफ जेंडर रिसर्च। अब क्वेश्चन तो चेंज हो गया ना, एलिब्रेट द टाइप्स ऑफ जेंडर रिसर्च एक अलग हो गया। अब आप बोलेंगे अच्छा टाइप्स कितना है इसमें, जबकि दोनों का आंसर बिल्कुल सेम है। तो एक क्वेश्चन से, यानी ये जो टॉपिक्स हम लोग अभी कवर करेंगे ना, ये इतना छोटा आपको देखने में इतना छोटा लग रहा है, बट इट्स नॉट दैट मच, क्योंकि मैंने इसमें पॉइंट्स निकाला है बहुत ही खतरनाक वाला। अगर आप इन पॉइंट्स को एक बार समझ जाते हैं ना, तो आप 20 पेज बना सकते हैं इसका। ठीक है, 15 से ऊपर पेज आप लिख सकते हैं डिटेल में, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें जो ऑलरेडी आपको आता है, मैं बस उसी को क्लिक करवाऊंगा आपको। ठीक है, समझते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारे पास है, एल्यूबरेट अपॉन द मेथड यूज्ड इन जेंडर रिसर्च साइटिंग सुटेबल एग्जांपल। एक एक चीज को हम लोग समझ समझ के चलेंगे। याद रखिए, आपको समझना है। याद कर लीजिए, जैसे मूवी देखते हैं हम लोग, याद करते हैं ना, इस वीडियो को आप समझिए मूवी चल रहा है। ठीक है, आपसे एक सवाल पूछा गया कि भाई एल्यूबरेट अपॉन द मेथड यूज इन जेंडर रिसर्च, कि भाई आप मुझे समझाओ, आप मुझे एक्सप्लेन करो कि जेंडर रिसर्च करने पर कौन कौन सा मेथड इस्तेमाल होता है। वो बोलेंगे यार जेंडर रिसर्च मेथड क्या होता है, जेंडर रिसर्च करेंगे क्यों। तो जेंडर रिसर्च हमने ऊपर में पढ़ा था ना कि साइकोलॉजी ऑफ जेंडर वाला क्या करता है, पता लगाता है। क्या पता लगाता है, ह्यूमन साइकोलॉजी इस फील्ड में क्या एग्जामिन करता है, एग्जामिन का मतलब ही रिसर्च है। क्या एग्जामिन करता है, बायोलॉजिकल सोशल कल्चरल फैक्टर दैट शेप द जेंडर आइडेंटिटी एंड रोल। तो ये जो आइडेंटिफाई आप करेंगे और अपना एग्जामिन का जो रिजल्ट देंगे, वो किस बेसिस पे देंगे, कुछ रिसर्च होगा तभी तो देंगे ना। तो वही रिसर्च के बारे में यहाँ पर बात हो रहा है कि कौन कौन सा, अब ऐसा तो नहीं है ना कि टॉम डिक एंड हैरी उठ के आया और बोला कि मेरे हिसाब से ये गलत है, ये सही है, ये रोल है, ऐसा तो नहीं चलेगा ना। ये एक फील्ड है, साइंटिफिक फील्ड है साइकोलॉजी ऑफ जेंडर, तो इस पे कुछ रिसर्च टाइप होंगे। सिंपल सी बात है, एक स्ट्रक्चर्ड वे होगा ना रिसर्च का। तो वैसे ही हर फील्ड में जैसे रिसर्च का तरीका होता है, राइट। तो मैंने आपसे सवाल पूछा कि भाई आप मुझे रिसर्च का तरीका बता दो। अब क्या चीज रिसर्च का तरीका बता दो, जेंडर रिसर्च का तरीका बता दो। क्यों, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, साइकोलॉजी ऑफ जेंडर। तो मुझे ये बता दो कि साइकोलॉजी ऑफ जेंडर में अगर मुझे एग्जामिन करना है, पता लगाना है, साइकोलॉजी के बारे में बात करना है, तो कौन कौन सा टाइप का रिसर्च होता है, या कुछ रिसर्च मेथड बता दो। ये क्वेश्चन में पूछा गया है, एलाबरेट अपॉन द मेथड यूज्ड इन जेंडर रिसर्च। ऐसे मेथड्स के बारे में बता दीजिए जो जेंडर रिसर्च में इस्तेमाल होते हैं, दैट्स इट। साइटिंग सुटेबल एग्जाम्पल, साथ ही आप एग्जाम्पल भी दे दीजिए कुछ, ताकि आम आदमी को समझ में आ जाए। ठीक है, तो मैं आपको एग्जाम्पल भर भर के दूंगा, टेंशन मत लीजिए। तो हमें इतना बताया गया है सॉरी, हमें इतना पूछा गया है कि, यानी ये क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है। ठीक है, किसी एक प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आया था, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने इसको पिक किया। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि आप जेंडर रिसर्च से रिलेटेड हमको बताइए कि कितना तरीका होता है रिसर्च का, मेथड बताइए, अप्रोच बताइए, स्ट्रेटेजी बताइए। सब इंटरचेंजेबल वर्ड्स है, मेथड पूछे, स्ट्रेटेजी पूछे, अप्रोच पूछे, टाइप पूछे, ये सब सेम है। ठीक है, और साथ ही एग्जाम्पल दीजिए। तो इसको अगर हम लोग हटा भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेन क्वेश्चन हमारा यही रहेगा कि भाई जेंडर रिसर्च का मेथड को समझाओ,
या जेंडर रिसर्च का मेथड को बताओ, या जेंडर रिसर्च का मेथड को एक्सप्लेन करो, या टाइप्स ऑफ जेंडर रिसर्च बताओ, या हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जेंडर रिसर्च बताओ, या फिर जेंडर रिसर्च को कंपेयर करो। ये सब एक है, और ये सब क्वेश्चन अगर आया आप सिर्फ इसको पढ़ के सबका जवाब दे सकते हैं। ठीक है, ओके, अब समझते हैं इसका आंसर क्या होगा। जेंडर रिसर्च एम्प्लॉयज वेरियस मेथड टू एक्सप्लोर हाउ जेंडर शेप थ्रू बिहेवियर एंड सोशल स्ट्रक्चर। ठीक है, यानी जेंडर रिसर्च के बहुत से तरीके हैं जिस और वेरियस मेथड्स है जिसमें जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो एक्सप्लोर करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि जेंडर कैसे करके शेप में आता है, रोल कैसे करके डिफाइंड में होता है, थॉट्स, बिहेवियर और सोशल स्ट्रक्चर। तो इतना तो आपको समझ में आ गया कि बहुत सा तरीका है जिससे साइकोलॉजिस्ट को ये पता चलता है कि इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ ये जेंडर है और ये इसका रोल डिफाइंड होता है। तो इसके लिए हमें डेटा भी तो चाहिए ना, यानी अभी जो रिसर्च करेगा साइकोलॉजिस्ट तो किसी डेटा के ऊपर ही तो करेगा ना। तो डेटा क्या है, तो रिसर्च का तरीका समझिए। मैंने यहाँ पर 10 नहीं 8 रिसर्च का तरीका बताया है एंड दिस इज मोर देन इनफ। तो अब आइए समझते हैं आंसर लिखना कैसे करके है। तो सबसे पहले तो मैं आपको हिंदी में समझाता हूँ, अभी क्वेश्चन आंसर सब भूल जाइए, एग्जाम इग्नू सब भूल जाइए। अभी आप ये समझिए कि जैसे आप यूट्यूब में वीडियो देखते हैं नॉर्मल कोई अच्छा एजुकेशनल टाइप वीडियो, मैं आपको साइकोलॉजी समझा रहा हूँ एक अच्छे तरीके पे कि जिससे आपको साइकोलॉजी के बारे में थोड़ा नॉलेज है। ठीक है, इसमें कोई हम लोग पढ़ाकू वाला बात नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ समझेंगे साइकोलॉजी क्या होता है। तो मैंने आपको बताया भाई साइकोलॉजी ऑफ जेंडर में बहुत सा मेथड्स होता है, बहुत सा तरीका होता है जिससे साइकोलॉजिस्ट ये पता लगाते हैं कि अच्छा इस तरीके से रोल और इस तरीके से जेंडर डिफाइंड होता है। उनमें से पहला रिसर्च का तरीका है जिसको कहते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च, ठीक है, क्वालिटेटिव रिसर्च का मतलब क्या हुआ, आप इसको क्वालिटी रिसर्च भी कह सकते हैं। ऐसा रिसर्च जो क्वालिटी वाला रिसर्च हो, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि भाई क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। एक बंदा पेज में लिखा जा रहा है लिखा जा रहा है लिखा जा रहा है, एक दिन एग्जाम में 50 पेज लिख दिया, लेकिन लिखा क्या, वो अपने गर्लफ्रेंड के साथ डेट करने गया था तो क्या क्या था वो लिख दिया, तो कोई फायदा है 50 पेज का, कोई फायदा नहीं। लेकिन वहीं पर एक बंदा 20 पेज लिख रहा है लेकिन टू द पॉइंट लिख रहा है, जो क्वेश्चन में पूछा गया वही जवाब दे रहा है, तो हम लोग कहेंगे भाई क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। भले ही उसका 20 पेज का उसने लिखा ना, बट क्वालिटी था, लेवल था उसका, ठीक लिखा। वो 50 पेज में अनशन भर रहा है, वो तो कोई भी कुछ भी भर सकता है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। क्वालिटी रिसर्च इज बड़ा, ठीक है। तो वो वही वाला क्वालिटी यहाँ पर है। तो यहाँ पर अगर आप क्वालिटेटिव रिसर्च लिखे इज अ गुड, इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा, लेकिन आप क्वालिटी रिसर्च भी लिख सकते हैं, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं हाई क्वालिटी रिसर्च, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्वालिटी रिसर्च एक तरीका होता है कि जिसमें आप क्वालिटी में फोकस ज्यादा करते हैं, यानी जब आप रिसर्च करेंगे जेंडर साइकोलॉजी ऑफ जेंडर में जब आप रिसर्च मेथड करेंगे, एक मेथड है क्वालिटी रिसर्च जिसमें आप फोकस क्वालिटी पे करते हैं। तो वो कैसे होता है उसका एग्जाम्पल, उसका 3 एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दिया है। पहले एग्जाम्पल इंटरव्यू, ये कोई नया नहीं है, आपको पता है इंटरव्यू क्या होता है, राइट। इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन ऑफ जेंडर एक्सपीरियंस, एग्जाम्पल ट्रांसजेंडर एक्सपीरियंस। यानी ये इससे क्या होता है कि जो साइकोलॉजिस्ट है वो एक इंटरव्यू कंडक्ट करेगा करेगी बड़े वो, उस पे इन डेप्थ एक पर्टिकुलर इंसान के बारे में एक पूरा क्वेश्चन, इंटरव्यू कैसे होता है, सेट ऑफ क्वेश्चंस रहता है, आप सामने वाले से पूछते हैं, वो फिर अपने बारे में बताता है, उस क्वेश्चन का आंसर जो भी वो समझता है उसका ओपिनियन बताता है बेसिकली। तो इससे क्या होता है कि इन डेप्थ नॉलेज आपको मिल रहा है, यानी भले ही वहां पर एक बंदा के बारे में पता चल रहा है लेकिन आपको एक क्वालिटी नॉलेज मिल रहा है। वहां पर वो प्रिपेयर होके बैठा है इंटरव्यू में कि हाँ मुझे इस चीज का जवाब देना है, ऐसा नहीं कि रास्ता में चल रहा आप सीधा माइक उठा के पूछ लिया। तो इंटरव्यू एक डिफरेंट चीज होता है, वहां पर इंटरव्यूअर भी प्रिपेयर होता है और जो इंटरव्यू दे रहा है वो भी प्रिपेयर रहता है। तो इंटरव्यू में आपको एक अच्छा खासा डेटा मिलता है जो कि एक्यूरेट होता है बहुत ज्यादा, ठीक है, कंपेयर टू अदर में वो एक्यूरेट होता है, इसलिए उसको हाई क्वालिटी माना जाता है कि वो क्वालिटी रिसर्च है। तो क्वालिटेटिव रिसर्च में एक तरीका तो हो गया इंटरव्यू का, ठीक है। अब अगर आपको मान लीजिए पेपर भरना है, आपको याद नहीं है, लेट्स से आपको ज्यादा कुछ याद नहीं है और आपको पेपर भरना है, तो अनडिशनड लिखने से बेहतर है कि आप पेपर को भरने का स्ट्रेटेजी को थोड़ा बदल दीजिए, क्योंकि देखिए कोई भी जगह पेपर एक एक लाइन इस्तेमाल नहीं होता चेक करने पे, ठीक है। आप क्या करेंगे ना, क्वालिटेटिव रिसर्च में आप गए, आपको 3 तरीका मिला, अब आप इंटरव्यू को जब पिक किए ना कि जैसे कि इंटरव्यू एक तरीका है रिसर्च का, तो इस पे आप 2 से 3 एग्जाम्पल दे दीजिए। और ऐसा भी नहीं हो कि अजीब अजीब सिली एग्जाम्पल दे, आप 2 से 3 एग्जाम्पल दे 2 से 3 टॉपिक्स में, मिसाल के तौर पे जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर इंटरव्यू पर्सपेक्टिव में, तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि इंटरव्यू पर्सपेक्टिव में जब एग्जाम नॉट एग्जाम रिसर्च किया जाता है, तो इसमें आप एग्जाम्पल लीजिएगा कि इसमें भी डिफरेंट सिनेरियोज है। जब एक इंटरव्यूअर एक लड़के से इंटरव्यू लिया एक पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव में, उसका अप्रोच डिफरेंट था, वहीं एक लड़की से लिया वो अलग था, और वहीं एक ट्रांसजेंडर से लिया तो वो अलग था। तो आप देखिए यहाँ पर 3 पार्ट आपने कितना आराम से डाल दिया इंटरव्यू के अंदर। अब ये 3 पार्ट को जब आप थोड़ा भी एक्सप्लेन करेंगे ना, 1 पेज 1.5 1 से 1 पेज
या एटलीस्ट 10-12 लाइन कवर हो जाएगा। अगर आप ये 3 टॉपिक सिर्फ इंटरव्यू में डालें तो लगभग 1 पेज कवर हो जाएगा आपका, ठीक है? जितना भी आप नॉर्मल से लिखे, जितना भी आप शॉर्ट करके लिखे वो इतना तो होगा, ठीक है? तो इससे क्या होगा कि आप ज़्यादा लिख पा रहे हैं। ये कब करना है? ये तब करना है जब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि लिखना क्या है, या आप बहुत सा टॉपिक्स भूल चुके हैं, ये तब करना है, हमेशा नहीं करना है, ठीक है? क्योंकि टू द पॉइंट जितना आप लिखे उतना अच्छा है, ठीक है? तो अगर आप भूल जा रहे हैं तो फिर आप इसी को पकड़ के स्ट्रेच कर सकते हैं। इंटरव्यू जैसे आप लिखे कि क्वालिटेटिव, लेट्स से आप ऐसे बोले कि देयर आर वेरियस मेथड्स used in psychology of gender. One of it is qualitative research. And let me give you an example. There is a lots of types of qualitative research. One of them is an interview. Let's talk about interview. If an XYZ लड़का से ले लड़की से ले तो वो आप फिर वहां पर स्ट्रेच कर सकते हैं, ठीक है? दिस इज अ परफेक्ट। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या लिखना है, अगर आपको याद नहीं है XYZ, तो आपको लिखना तो है ही है यार, कुछ भी हो जाए लिखना तो है आपको। पेपर खाली छोड़ के कभी आना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है? तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ, लिखना है। लेकिन लिखना ये नहीं है कि अब गर्लफ्रेंड को फूल भेजा था उसने रिजेक्ट कर दिया वो लिख दो बैठ के कि कोई तो पढ़ नहीं रहा है। ऐसा मत करना यार, ऐसा मत करना। लिखना भी तो कुछ एटलीस्ट टेक्निकल लिखना अपने फील्ड से रिलेटेड। और ये अगर आप इसको स्ट्रेच भी करते हैं ना तो टेक्निकली ये गलत नहीं है, याद रखिए, टेक्निकली ये गलत नहीं। अगर आप इसको स्ट्रेच करके 5 एग्जाम्पल भी देते हैं ना तो टेक्निकल इज नॉट रॉन्ग। बिकॉज क्वेश्चन क्या है? एल्यूबरेट अपॉन द मेथड यूज इन जेंडर रिसर्च साइट सुटेबल एग्जाम्पल। उसने ये नहीं बोला कि 5 टाइप्स बताओ, फिर आपके लिए कंपलसरी होता 5 टाइप बताना। उसने ये नहीं बोला ब्रीफ एक्सप्लेन, तो फिर आपको ब्रीफ एक्सप्लेन करना पड़ता, डिटेल में नहीं। उसने बोला कि भाई मेथड्स बताओ। अब आप एक मेथड में अगर डिटेल भी जाते हैं, टेक्निकल इज नॉट रॉन्ग। हाँ, वो अलग बात है कि जो क्वेश्चनर का इंटेंट था वो ये नहीं था कि भाई एक ही पे आप पूरा क्वेश्चन कर दे, बट स्टिल इट्स नॉट 100% रॉन्ग, ठीक है? टेक्निकली इट्स नॉट 100% रॉन्ग। तो आपको समझना पड़ता है, ठीक है? आपको समझना पड़ता है। लिखना इस तरीके से है कि मतलब अगर कोई देखे तो ये ना बोले कि यार कुछ भी लिख दिया यार, ये नहीं होना चाहिए। यू नॉट लुक फूल इन फ्रंट ऑफ अदर्स। तो क्वालिटेटिव रिसर्च में पहला पार्ट है इंटरव्यू। अब आप अपने दिमाग में खोपड़ी चला लीजिए, हजारों तरीके का आप कर सकते हैं इंटरव्यूज एंड ऑल, आपको पता ही है, सोशल मीडिया सभी देखते हैं, ठीक है? तो इंटरव्यू एक रिसर्च तरीका है जिससे हम लोग क्या करते हैं, क्वालिटी रिसर्च लाते हैं। पॉइंट याद रखना, क्वालिटी रिसर्च एक तरीका है जिसका एग्जाम्पल 3 है। यानी क्वालिटी रिसर्च एक मेथड है, उसको यानी एक मेथड है क्वालिटी रिसर्च। तो अब हम पूछेंगे कि अच्छा ठीक है, क्वालिटी रिसर्च एक मेथड है, कितना किस्म का क्वालिटी रिसर्च हो सकता है भाई? उस पर आप एग्जाम्पल देंगे। इंटरव्यू भी एक क्वालिटी रिसर्च होता है, उसी तरीके से XYZ जो हम लोग आगे पढ़ेंगे वो देखते हैं, ठीक है? तो इंटरव्यू इज अ क्वालिटी रिसर्च। नाउ फोकस ग्रुप्स, क्या मतलब इसका? ग्रुप डिस्कशन ऑन जेंडर रोल, एग्जाम्पल वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मान लीजिए अगर एक रिसर्चर जाता है ग्रुप के पास, लेट्स से ऑफिस है, जॉब कर रहे हैं आप जहाँ पर, वहाँ पर एक ग्रुप है, 5 बंदा 6 बंदा डिपेंडिंग ऑन, वहाँ एक ग्रुप है। अगर वहाँ पर ग्रुप डिस्कशन होता है ना जेंडर सॉरी सॉरी जेंडर रोल्स के ऊपर, लेट्स से ऑफिस में लड़का लड़की सब है, ठीक है, ट्रांसजेंडर XYZ अगर है तो है, वहां पर अगर एक डिस्कशन होता है ना ग्रुप जेंडर के बारे में यानी जेंडर रोल्स के बारे में, तो आप वहां पर आपको क्या होगा कि उन ग्रुप के अंदर ही अलग अलग इंडिविजुअल अपना अलग अलग ओपिनियन रखेंगे। कोई बंदा ये बोल सकता है कि यार लड़कियां तो कम काम करती है, हम लड़के से ज्यादा काम लिया जाता है। कोई ये कहेगा यार लड़की को तो ऐसे ही प्रमोशन मिल जाता है, हम लड़कों को तो बहुत घिसना पड़ता है। कोई लड़की ये बोले कि नहीं मैं तो इतने साल से काम कर रही हूँ यार, मुझे तो मिला ही नहीं है, लड़कों को हाईएस्ट एडवांटेज दिया जाता है। तो अब देखिए यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस आ रहे हैं इन कंपेयर टू जेंडर रोल्स। तो यहाँ पर भी एक्यूरेसी ज्यादा रहता है, ठीक है? यहाँ पर भी एक्यूरेसी ज्यादा रहता है। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ अ ग्रुप डिस्कशन। अब ग्रुप डिस्कशन में क्या सिर्फ वर्क स्पेस आएगा? नहीं। लेट्स से आप बोल सकते हैं कि वर्क डिस्कशन हो गया, ग्रुप इंटरव्यू भी हो जाता है। इंटरव्यू कभी आप ग्रुप में इंटरव्यू लेते हैं, यानी ग्रुप में मतलब इंटरव्यू लाइक 4-5 बंदा बैठा है, आप एक सवाल पुट किए, 4-5 अपना अपना ओपिनियन देता है, ठीक है? तो वो भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा जितना भी लेट्स से सोशल मीडिया पोस्ट हो सकता है, आपने पोस्ट कर दिया, पोल डाल दिया इंस्टाग्राम पे, अब उसमें बंदे ने मैसेज किया, याद रखिए लेकिन वो पोल पब्लिक नहीं होना चाहिए क्योंकि फिर वो एक अलग कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है? वो इस कैटेगरी में आ जाएगा, क्वांटिटेटिव रिसर्च में आएगा वो, ठीक है? ग्रुप का मतलब छोटा, मैस में नहीं, ठीक है? नॉट मैस कंडक्ट। अगर आप मान लीजिए आपका पर्सनल ग्रुप है जहां पर 10 बंदा है, वहां पर आप कुछ पोस्ट करते हैं, वहां से ओपिनियन, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रुप डिस्कशन, और वो भी क्वालिटेटिव रिसर्च में आएगा, ठीक है? इसको ध्यान में रखना। तो पहला तरीका क्वालिटेटिव रिसर्च में इज अ इंटरव्यू, दूसरा तरीका इज अ ग्रुप डिस्कशन, तीसरा हो जाता है इथनोग्राफी। ये इथनोग्राफी क्या है?
तो इथनोग्राफी की जगह अगर आपको इथनोग्राफी थोड़ा हार्ड लग रहा है, आप लिख सकते हैं ऑब्जर्वेशन या रियल टाइम ऑब्जर्वेशन या फिर रियल लाइफ एक्सपीरियंस, ये सब आप लिख सकते हैं। बट इथनोग्राफी लिखना इज अ गुड इंप्रेशन पड़ता है आप पे, ठीक है। इथनोग्राफी का मतलब क्या होता है? ऑब्जर्विंग जेंडर रोल इन द रियल सेटिंग, एग्जाम्पल क्लासरूम डायनामिक्स। यानी पहले फर्स्ट केस में जो रिसर्चर था वो एक सेट ऑफ क्वेश्चंस लेके आया और एक इंडिविजुअल से वन ऑन वन डिस्कस किया और उसको कुछ समझ में आया रिसर्चर को, ठीक है। दूसरा, रिसर्चर एक ग्रुप में क्वेश्चन दिया और ग्रुप में डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल्स ने डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन दिया, जिसको रिसर्चर ने कैच किया, यानी डेटा में अपना लिख लिया या जो भी रिकॉर्ड कर लिया। ये तो दो तरीका था जिसमें सामने वाले के ओपिनियंस पे आप रिलाई कर रहे हैं, यानी रिसर्चर सिर्फ सामने वाले के ओपिनियन पे रिलाई कर रहा है। लेकिन जो थर्ड तरीका है एथनोग्राफी, इसमें जो रिसर्चर है ना वो खुद उसके साथ समय बिताता है, यानी रियल लाइफ सिनेरियो पे रहता है। लेट्स से अगर आप जॉब कर रहे हैं तो वो रिसर्चर आपके साथ वहां पर प्रेजेंट है, क्वेश्चन आंसर नहीं कर रहा है, प्रेजेंट है आपसे और आपको ऑब्जर्व कर रहा है कि आप अगर लड़के हैं तो आपके साथ कैसा बिहेव किया जा रहा है, आप लड़की है आपके साथ कैसा बिहेव किया जा रहा है। समझ में आया तीनों में डिफरेंस? तो इथनोग्राफी में क्या होता है कि रियल टाइम रियल लाइफ सेटिंग होता है, यानी रियल टाइम में आप उसके साथ कुछ वक्त गुजार रहे हैं ये समझने के लिए कि उसके अराउंड के लोग उसके साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं या वो अपने अराउंड के लोगों के साथ कैसा बिहेव कर रहा है विथ रिस्पेक्ट कि वो लड़का है लड़की है या अदर्स कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो ये हो गया तीन तरीका, इसका भी आप बहुत से एग्जाम्पल दे सकते हैं, आपको पता ही है। अब मुझे ये समझाने की जरूरत नहीं है कैसे एग्जाम्पल्स आप निकालेंगे, ठीक है। तो क्वालिटेटिव रिसर्च में मैंने तीन एग्जाम्पल दिया, तीन तरीका बताया, एक इंटरव्यू, एक ग्रुप और एक इथनोग्राफी। अब आप खुद समझ जाइए कि सिर्फ इसी पे आप 2-3 पेज लिख सकते हैं अगर आपको कुछ नहीं आता, बट ये करना मत। अगर आपको बाकी आता है तो ऑब्वियस सी बात है आप बाकी भी लिखोगे, ठीक है। तो एक रिसर्च हो गया क्वालिटेटिव रिसर्च। इसके बाद दूसरा मेथड आता है जिसका नाम है क्वांटिटेटिव रिसर्च, जिसको आप क्वांटिटी रिसर्च भी बोल सकते हैं, बल्क रिसर्च भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्वांटिटेटिव रिसर्च कितने तरीके हो सकता है? मैंने तीन तरीके का एग्जांपल दिया है। पहला, सर्वेज, मेजर एटीट्यूड अबाउट जेंडर, एग्जाम्पल स्टेरियोटाइप्स। यानी अब सर्वे से क्या होता है? मैस मैस डेटा आता है आपके पास। एक सर्वे जब होता है तो वो कोई एक बंदा, दो बंदा, तीन बंदे से नहीं होता है। सर्वे का मतलब ही है कि बल्क में आदमी से फीडबैक लेना किसी चीज के बारे में। तो अगर आप सर्वे करते हैं मेजरिंग एटीट्यूड अबाउट जेंडर, आप लेट से लड़कों से सर्वे करते हैं कि क्या लड़की को ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, आपका ख्याल क्या है, एक्स वाई जेड, ये आता है क्वांटिटेटिव रिसर्च में। क्योंकि वहां पर आप एक दो से नहीं कर रहे हैं, आप सोशल मीडिया में पोस्ट कर दी पब्लिकली, तो वहां पर फिर बहुत से लोग अपना ओपिनियन देंगे, दैट इज कॉल्ड सर्वे। तो सर्वे एक बहुत अच्छा जरिया होता है बहुत ज्यादा डेटा को बल्क में इकट्ठा करने का, ठीक है। वहां पर एक्यूरेसी थोड़ा कम होगा, क्योंकि अब देखिए जब एक बंदा ओपिनियन देता है ना, तो जरूरी नहीं है कि उसका उस सिचुएशन में वो क्या सोच रहा है, क्योंकि हम इंसान का ओपिनियन बदलता है सिचुएशन के हिसाब से। जब कोई वन ऑन वन इंटरव्यू देगा ना बैठ के, तो वो एक पर्टिकुलर सिचुएशन के अंडर बैठ के इंटरव्यू नहीं दे रहा, यानी बहुत खुशी के हालत में या बहुत गुस्से की हालत में इंटरव्यू नहीं दे रहा। उसको पता है मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, तो वो सोच समझ के इंटरव्यू देगा, यानी इम्पल्सिव नहीं होगा, सोचे समझे जवाब देगा वो, क्योंकि उसको पता है दिस इज इंटरव्यू, ठीक है। और जब इथनोग्राफी का बात किया जाए तो वहां पर तो वो उसका बिहेवियर आपको नेचुरल बिहेवियर दिख जाएगा, इस वजह से वो हाई क्वालिटी रिसर्च था। लेकिन यहाँ पर क्या सर्वेज वगैरह में हो सकता है कि आप इनकरेक्ट भी दे दें, हो सकता है आप करेक्ट भी दे दें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं है रिसर्चर के साथ, राइट। आप बस आप अपना ओपिनियन पास कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये उतना एक्यूरेट नहीं है, लेकिन इसमें हेल्पफुल है। हेल्पफुल इसलिए कि यहाँ पर आपको एक दो बंदा का नहीं मिलेगा, लाखों मिलियंस ऑफ बंदा का सर्वे में आपको ओपिनियंस मिल जाता है। तो एक आपके पास बड़ा डेटा सेट हो जाता है जिसपे आप काम करना आसान होता है, ठीक है। तो अपना अपना बेनिफिट्स है, क्वालिटेटिव रिसर्च का अपना बेनिफिट है, इसमें कभी भी आपको बल्क में डेटा नहीं मिलेगा। आप कितना ही इंटरव्यू ले लीजिएगा अपने पूरे जिंदगी में, आप शायद 1000 इंटरव्यू भी, 1000 बहुत ज्यादा बोल दिया, 500 इंटरव्यू भी ना ले सके। लेकिन सर्वे में एक दिन में आपको 5000 से भी ज्यादा ओपिनियंस मिल सकता है, राइट। तो दोनों का अपना अपना बेनिफिट्स है। अब हम लोग उस पर नहीं जाएंगे क्या बेनिफिट्स है, क्यों, क्योंकि हम लोग को कौन सा बनना है, साइकोलॉजिस्ट, नहीं ना। हम लोग एग्जाम पास करना है, इतना हम लोग को जरूरी एग्जाम पास करने के लिए कि अगर कोई सवाल आए ना, क्वेश्चन आए ना, तो हम लोग समझ सके कि भाई क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, और जो हमें पता है, जो टॉपिक्स हमें पता है, क्या वो क्वेश्चन हम लोग घुसेड़ सकते हैं उस टॉपिक को, अगर हाँ तो डाल दो, ठीक है। ये समझना हम लोग को। तो क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या आता है? सबसे पहले आता है सर्वे, सॉरी क्वांटिटेटिव रिसर्च में सबसे पहले आता है सर्वे। क्वांटिटेटिव रिसर्च का मतलब होता है बल्क में डेटा। सबसे पहले उसमें आता है सर्वेज, सर्वे में हम लोग बल्क में डेटा उठा सकते हैं। उसके बाद आता है एक्सपेरिमेंट्स। एक्सपेरिमेंट्स का मतलब क्या है? टेस्ट जेंडर बायस, एग्जाम्पल इन हायरिंग। अब देखिए एक्सपेरिमेंट्स भी क्वांटिटेटिव रिसर्च में आता है। एग्जाम्पल के तौर पे
बहुत से लोगों का ये ओपिनियन है या बहुत से लोग ये सोचेंगे कि अगर लड़का है उसको लेट जॉब मिलता है, लड़की को जल्दी जॉब मिलता है। लेट से सेम क्वालिफिकेशन लड़का और लड़की दोनों में है, लेकिन लड़की क्योंकि वो लड़की है तो उसको हायर कर लिया गया, लड़का को नहीं किया गया। तो जेंडर बायसनेस, इसमें आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अब एक्सपेरिमेंट का हज़ारों तरीका हो सकता है। लेट से एक्सपेरिमेंट के एग्जांपल्स ये होता है कि सीवी में अगर आप अपना रिज्यूमे में किसी लड़की का डिटेल्स फुलफिल करें और सेम क्वालिफिकेशन और सेम डिटेल के साथ किसी लड़के का रिज्यूमे फिल करें और दोनों को सेम टाइम पे अप्लाई करें, सेम डेट पे अप्लाई करें, और आपको पता चला कि यार लड़का का एक्सेप्ट हो गया, लड़की का नहीं हुआ, या लड़की का हो गया, लड़का का नहीं हुआ, तो क्यों? ऐसा क्यों? तो और इसमें बहुत सारी बात हो सकती है, बट नटशेल में एक्सपेरिमेंट भी क्वांटिटेटिव रिसर्च का एक पार्ट है। ठीक है, तो आप एक्सपेरिमेंट में भी कुछ एग्जांपल दे सकते हैं। एक एक मैंने सबका एग्जांपल एक एक दिया है। ठीक है, तो अगर आपको कोई एग्जांपल दिमाग में ना भी आए तो जो एग्जांपल मैंने दिया वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल है हायरिंग। इसका एग्जांपल आप दे सकते हैं शॉपिंग। शॉपिंग में भी एग्जांपल दे सकते हैं। यानी मैं सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ, रियल लाइफ में आप लोगों को पता होगा, एक लड़का बार्गेनिंग करे शॉप वाले से और एक लड़की करे, तो मेरे ख्याल से जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं वो ये बोलेंगे कि हाँ यार लड़की करे तो आसानी से कमा देता है, जबकि लड़का करे नहीं कमाता है। क्यों भाई? वाई? दिस इज व्हाट वी लर्निंग इन साइकोलॉजी ऑफ जेंडर। क्यों? वो लड़की है तो उसको क्यों कमे? समझ में आया ना आपको? आप बोलेंगे ये तो कॉमन है। यस आई नो ये कॉमन है, बस यही आपको एग्जाम में लिखना है। ठीक है, यही कॉमन चीज ही आपको एग्जाम में लिखना है पास होने के लिए। तो ये हो गया एक एग्जांपल, दो एग्जांपल ही मैंने दे दिया, चलो ठीक है। इसके बाद एक होता है लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी, इसका मतलब क्या है? ट्रैक जेंडर रोल चेंज ओवर टाइम। इसको आप लॉन्गिट्यूडनल स्टडी की जगह लॉन्ग पीरियड टाइम भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इस पे क्या होता है ना, इस पे लॉन्ग टाइम तक किसी जेंडर को ट्रैक किया जाता है। जेंडर को ट्रैक करने का मतलब एक पर्टिकुलर लड़का को, एक पर्टिकुलर लड़की को, एक पर्टिकुलर ग्रुप को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप एनालाइज करते हैं जेंडर रोल्स के हिसाब से कि इसमें क्या चेंजेस आया, या सोसाइटी का जो थॉट है इसके बारे में क्या चेंज हुआ। ये यानी इन शॉर्ट ये एक दिन का काम है, ये लॉन्ग टाइम, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल अगर हम दे दें, इसका एग्जांपल दिया नहीं है वहां पर है, मैं इसका एक सिंपल सा एग्जांपल अगर दे दूं लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम का। लेट से एक बंदा फेसबुक में अपना आईडी बनाया 10 साल की उम्र में, अब वो हर चीज अपलोड करता रहता है, तो आपके पास एक ओवर द टाइम उसका एक रिकॉर्ड है। जब भी कोई पोस्ट करता है ना तो उससे उसका इंटेंशंस मालूम चलता है। ठीक है, जब भी कोई पोस्ट करता है, अब वो इंटेंशन फेक हो रियल दैट्स डिफरेंट, बट उसका कहीं ना कहीं वो इंटेंशन आता है। तो अगर ओवर द टाइम कोई 10 साल की उम्र से 20 साल की उम्र तक पहुंच गया, चाइल्डहुड से अडल्टहुड में पहुंच गया, और उसके उसका फेसबुक में वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपने उसको ऑब्जर्व किया 5 साल तक कि क्या चेंजेस उसके अंदर आया, क्या थॉट्स उसका बदला दूसरे को लेके, या दूसरा का थॉट्स उसको लेके बदला, दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्टडी या लॉन्ग पीरियड स्टडी। अब ये मैंने एक एग्जांपल दिया फेसबुक का, इसके अलावा भी हजारों एग्जांपल्स हो सकते हैं। ठीक हो गया। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्या आता है? ठीक है, सर्वेज, एक्सपेरिमेंट्स और लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। अब आप कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में बल्क में डेटा कहाँ से आ रहा है? तो मैंने यहाँ पर एग्जांपल एक बंदा का दिया ना, एक बंदा की जगह आप पूरा कंट्री का एग्जांपल ले लीजिए ना, स्टैटिस्टिक्स में ले लीजिए। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप गूगल पे सर्च करिए कि पिछला 5 साल में लड़कियों को जॉब मिला कितना इंडिया में, कितना अमेरिका में, कितना यूएस में। इसी तरीके से वुमेन्स राइट के बारे में इंडिया का क्या सपोर्ट है, एजुकेशन में फीमेल एजुकेशन कितना है इंडिया में और अमेरिका में। तो हजारों चीज है, यानी देर इज नॉट वन थिंग, हजारों चीज है जो आप इस तरीके से रिसर्च कंपेयर कर सकते हैं गूगल से स्टैटिस्टिक्स वगैरह उठा के, और आप यहाँ पर डाल सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में। ठीक है, इवन मैं जिस हिसाब से आपको पढ़ा रहा हूँ ना, इतना लेवल में तो वो जो चेक करेंगे पेपर वो भी नहीं जाते इतना अंदर कि यार रिसर्च विसर्च, वो लोग बस चाहते हैं किताबी कीड़ा बनो और छाप दो। ये जो मैं आपको पढ़ा और ये किताबी कीड़ा नहीं है। अगर आप बुक पढ़े, अगर आपने बुक पढ़ा है ना, तो शायद आप बोलेंगे कि यार ये आंसर आपने निकाले कहाँ से, ये तो बुक में है ही नहीं। तो देखिए, मुद्दा असल में बुक का नहीं है, मुद्दा असल में है फील्ड का। आपको ये समझना है कि साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी जेंडर क्या है, और साइकोलॉजी जेंडर में एक्चुअली में पढ़ते किस चीज़ के बारे में है। मैं ये नहीं बोल रहा बुक गलत है, मैं ये बोल रहा हूँ कि जिस चीज़ से मुझे मतलब है समझने में और जिस चीज़ से मैं एग्जाम पास कर सकता हूँ, मुझे वो करना चाहिए, अब वो बुक में हो या कहीं और हो। और एक बात और, जितने भी एकेडमिक्स लोग रहते हैं ना, वो ऐसे लोगों को ज़्यादा पसंद करते हैं जो अपने रिसर्च के बेसिस पे आंसर लिखे कंपेयर टू कॉपी पेस्ट करे। ठीक है, क्योंकि अपने से जब आप कुछ करते हैं ना, तो वो आपका क्रिएटिविटी समझ में आता है, भले आपने गलती भी क्यों ना किया हो, आपने गलती भी क्यों ना किया हो, लेकिन सामने वाला आपको बेनिफिट ऑफ डाउट देगा कि भाई गलती किया है तो क्या हो गया, कोशिश भी तो किया है। आज कोशिश करके गलती कर रहा है तभी तो कल सक्सेस होगा। लेकिन जो कॉपी पेस्ट कर रहा है ना, वो गलती भी करेगा तो बेकार है, क्योंकि भाई आप कॉपी ही करते हैं, गलती करो चाहे सही करो। ठीक है, तो मैं वो अप्रोच इस्तेमाल नहीं करता कॉपी करने वाला। ठीक है, तो यहाँ पर दो हो गया। तीसरा, मिक्स मेथड।
यानी अब जो क्वालिटेटिव रिसर्च पढ़ा था और क्वांटिटेटिव रिसर्च पढ़ा था, इन दोनों को मिक्स कर देंगे। एक मिक्स मेथड होता है, वो क्या होता है? कॉम्बाइंस क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव फॉर कॉम्प्रिहेंसिव इंसाइट। एग्जाम्पल इंटरव्यूज, सर्वेज ऑन वर्क प्लेस जेंडर डायनामिक्स। यानी अब क्या हुआ कि मैंने कोई ऐसा तरीका अप्लाई किया कि जिसमें क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च को भी अप्लाई कर दिया। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अब क्लासरूम में मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, क्लासरूम में एक बंदा नहीं है, लेट्स से वहाँ पर 10 स्टूडेंट है। अब मैं 10 स्टूडेंट को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो यहाँ पर एक तरफ से क्या हुआ कि क्वांटिटी भी बढ़ गया, क्वालिटी भी बढ़ गया। तो इसका भी वेरियस मेथड्स होता है किस तरीके से कंबाइन करें, यानी क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च को कंबाइन करेंगे कैसे करके। देयर इज आल्सो अ डिफरेंट मेथड, बट हमें उस पे जाने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ ये बताना है कि भाई ओवरऑल जो मेथड्स होते हैं ना रिसर्च करने के, उसमें एक मिक्स मेथड भी होता है, जिसमें ऊपर का दो मेथड जो हमने पढ़ा क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, उसको मिक्स कर दिया जाता है। ठीक है, ये बताना आपका जरूरी है, क्योंकि हमें बस रिसर्च का मेथड्स को बढ़ाना है, सब मेथड्स को नहीं बढ़ाना। ठीक है, तो एक तीसरा नंबर क्या होता है? एक हो गया क्वालिटेटिव रिसर्च, उसमें इतना टाइप। एक हो गया क्वांटिटेटिव रिसर्च, उसमें इतना टाइप। एक हो गया मिक्स मेथड। मिक्स मेथड में क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों को मिलाया जाता है, जिससे कॉम्प्रिहेंसिव इनसाइट मिले, यानी बल्क में आपको नंबर भी मिल रहा है डेटा का, और कुछ हद तक एक्यूरेसी भी मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि पूरा ही फॉल्स पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, इसके बाद आता है चौथा नंबर में मेटा एनालिसिस। मेटा एनालिसिस क्या होता है? एग्रीगेट रिजल्ट फ्रॉम द मल्टीपल स्टडी। यानी मेटा एनालिसिस में क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट स्टडीज से रिजल्ट को एक जगह जमा करना। यानी क्वालिटेटिव रिसर्च एक रिसर्च हो गया, क्वांटिटेटिव रिसर्च एक रिसर्च का रिजल्ट हो गया, मिक्स मेथड में जब आप रिसर्च किए तो एक रिजल्ट आया। तो जैसे कि यहाँ पर 3 डिफरेंट किस्म का मेथड रिसर्च करके कुछ रिजल्ट आता है हम लोगों के पास, तो इन रिजल्ट को जब आप एनालिसिस करते हैं ना, अलग अलग मल्टीपल डिफरेंट स्टडीज को जब आप एक जगह करके रिजल्ट एनालाइज करते हैं ना, दैट इज कॉल्ड मेटा एनालिसिस। ठीक है, यानी अभी अब तक जो हमने पढ़ा उसके हिसाब से अगर एग्जांपल दे, तो हमने क्वालिटेटिव रिसर्च किया, उसका एक रिजल्ट निकाल दिया, क्वांटिटेटिव रिसर्च किया, उसका एक रिजल्ट निकाल दिया, और एक बंदे ने मिक्स रिसर्च किया, यानी क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च को मिला के एक रिसर्च किया, उसने एक रिजल्ट निकाला, तो 3 रिजल्ट निकल गया। उन 3 रिजल्ट को जब हम लोग एनालाइज करते हैं ना, मल्टीपल स्टडी देख के, यानी मल्टीपल का मतलब 3 डिफरेंट स्टडी देख के फिर हमने एक रिजल्ट निकाला, दैट इज मेटा एनालिसिस। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर बात? ओके, अब आप देखिए यहाँ पर जैसे जैसे रिसर्च बढ़ेगा, तो आप मेटा एनालिसिस में खुद ब खुद डाल सकते हैं, क्योंकि मेटा एनालिसिस का मतलब ही क्या होता है? डिफरेंट रिसर्चेस को एक जगह उसका रिजल्ट देखना या उस पर से कुछ एनालाइज करना। इसके बाद होता है केस स्टडी। केस स्टडी क्या होता है? केस स्टडी वर्ड आपने बहुत सुना होगा, एग्जाम से पहले केस स्टडी करो, ये वो। इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ अ यूनिक जेंडर केसेस, एग्जाम्पल इंटरसेक्स इंडिविजुअल। यानी केस स्टडी क्या होता है ना, कि आप सिर्फ किसी एक पे फोकस कर रहे हैं, इंडिविजुअल फोकस कर रहे हैं, लेकिन बहुत डिप्थ लेवल पे एनालाइज कर रहे हैं, यानी क्वालिटी बहुत हाई है और एक सेपरेट है। क्योंकि देखिए साइकोलॉजी ऑफ जेंडर इज नॉट सेपरेट टॉपिक। इसमें सिर्फ एक मेल या एक फीमेल पे हमें फोकस नहीं करना होता, हमें ज़्यादा पे यानी मल्टीपल मेल फीमेल पे फोकस करना होता है। लेकिन केस स्टडी क्या होता है ना, किसी एक पर्टिकुलर इंसान का सिचुएशन समझने के लिए उस पर बहुत गहराई से फोकस करते हैं आप। जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया इंटरसेक्स इंडिविजुअल, जैसे कोई इंटरसेक्स इंडिविजुअल है, उसने अपना सेक्स को चेंज किया, तो अब उसके ऊपर एक डिटेल केस स्टडी कर सकते हैं कि जब उसने ये किया तो उसको क्या चीज़ फेस करना पड़ा, उसका मेंटल इशू क्या हुआ, फाइनेंशियल क्या प्रॉब्लम आया, उसका जॉब में क्या दिक्कत आया, उसके फैमिली रिलेशनशिप में क्या दिक्कत आया। ठीक है, अगर वो मैरिड अनमैरिड था तो क्या मतलब, ये ओवरऑल चीज़ आप डिटेल में लिखते हैं वहाँ पर, यानी डिटेल में उसी को आप डिस्कस करते हैं, सिर्फ एक बंदा को फोकस करके। जैसे आप देखिए हिस्ट्री और बायोग्राफी में क्या फ़र्क है? बायोग्राफी में भी हिस्ट्री होता है और हिस्ट्री में भी बायोग्राफी होता है, लेकिन फ़र्क ये है कि हिस्ट्री में किसी एक इंसान को फोकस नहीं किया जाता है, इवेंट्स को फोकस किया जाता है जो हिस्ट्री में हुआ है, और उस इवेंट्स के अराउंड लोगों के बारे में डिस्कशन होता है, जो भी लोग उस इवेंट से रिलेटेड होते हैं। लेकिन बायोग्राफी में लोग के अराउंड जो इवेंट हुआ है उसके ज़माने में उस पर फोकस किया जाता है। ठीक है, तो उसी तरीके से केस स्टडी में क्या करते हैं हम लोग, कि एक इंडिविजुअल के अराउंड जो साइकोलॉजी ऑफ जेंडर का टॉपिक्स है उस पर फोकस करेंगे, लेकिन मेन किसके अराउंड रिवॉल्व होगा, वो उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अराउंड रिवॉल्व होगा, दैट इज केस स्टडी। ठीक है, तो ये भी अपने जगह इंपॉर्टेंट है, तो ये भी एक टाइप है। जैसे क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च और मिक्स मेथड एक मेथड था, वैसे ही केस स्टडी भी एक रिसर्च टाइप है। इसके बाद आता है कंटेंट एनालिसिस। कंटेंट एनालिसिस क्या होता है? एग्जामिन्स जेंडर पोर्ट्रेयल इन मीडिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कंटेंट एनालिसिस में क्या आता है कि मीडिया, फिल्म्स, एनिमी, सीरियल, ड्रामा, प्लेज,
या फिर गेम्स, जितना भी जगह है ना, वहाँ पर भी जब मेल और फीमेल आप देखते हैं, एक वहाँ पर स्टोरी चलता है, राइट? आप प्ले देखे, आप गेम देखे, आप मीडिया देखे, आप रील्स देखे, आप शॉर्ट्स देखे, आप यूट्यूब वीडियो देखिए, या फिर आप मतलब यूट्यूब वीडियो नहीं, यूट्यूब वीडियो में तो एक डिफरेंट होता है। यूट्यूब में भी डिपेंड करता है कि आप कंटेंट क्या देख रहे हैं। जैसे कि यूट्यूब में बहुत से लोग स्टोरी टाइप कुछ बनाते हैं, छोटा मोटा ड्रामा बनाते हैं, तो वो भी इसी कैटेगरी में आएगा। मूवीज आएगा, इस तरीके से सीरीज आएगा, क्योंकि ये सब में कहीं ना कहीं जेंडर रोल्स डिस्कस होते हैं। मूवीज और मीडिया, सोशल मीडिया में भी, न्यूज में भी, ठीक है, कहीं ना कहीं जेंडर डिस्कशन होते हैं। अब आप बोलेंगे यार समझ में नहीं आया कैसे जेंडर डिक्लेयर होते हैं। इसका एग्जांपल मैं आगे में भी इसका एग्जांपल काफी दूंगा, बट अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आप लेट से आपने एवेंजर्स देखा होगा, आपने एवेंजर्स मूवी देखा होगा, ठीक है? तो एवेंजर मूवी आप जब देखेंगे तो एवेंजर्स में आप देखिए वहां पर जो मेनली लीडिंग हीरोज है वो कौन है? मेंस है। बैटमैन, एवेंजर में आयरन मैन हो गया, कैप्टन अमेरिका हो गया, थॉर हो गया, एक्स वाई जेड, ठीक है। कुछ जगह आप देखेंगे लीडिंग हीरोइन है, हालांकि लीडिंग तो कंप्लीट लीडिंग नहीं है, लेकिन हाँ लीड पे है, जैसे कि वंडर वुमन एंड ऑल दैट। और कुछ अब इंडिया के अगर शोज देखे, यानी इंडिया के मूवीज देखे, तो वहां पर कहीं ना कहीं एक पोर्ट्रे ऐसे होता है कि मतलब एक लड़का है, एक लड़की है, गुंडे ने लड़की को छेड़ा, लड़का ने उसको बचाया, तो उनमें प्यार हो गया। मतलब ये तो कॉमन सा सिनेरियो था, लेकिन इससे जेंडर रोल क्या पता चला? अब इससे अगर आप साइकोलॉजी ऑफ जेंडर माइंड से देखेंगे, तो इससे ये पता चला कि फिल्म में हमें ये बताया जा रहा है, यानी ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आपको एनालाइज करना है कि ये दिखा रहा है, तो इसका मतलब साइकोलॉजी ऑफ जेंडर में ये होता है। आपको ये बताना है कि मूवी में क्योंकि ऐसा दिखाया गया, इसका मतलब ये है कि एक लड़की अपना बचाव खुद से कर नहीं सकती, वो वीक है और उसको लड़का का जरूरत पड़ता है। अब साइकोलॉजी ऑफ जेंडर में ये है कि अगर वो अपना बचाव कर भी पाती है ना, तो भी वो नहीं करती, क्योंकि उसको ये लगता है कि हम लड़की है तो हम वीक है, हम तो लड़के से नहीं लड़ सकते, अपना डिफेंस नहीं कर सकते। और लड़का उसको इस वजह से बचाया क्योंकि वो ये सोच रहा है कि यार हम लड़के हैं, आई हैव टू प्रोटेक्ट द वुमेन। तो कहीं ना कहीं एक रोल दिमाग में आया आपके कि यार हम लड़के हैं तो हमें, यानी क्यों, अगर वो लड़का है वो ना बचाता, वो खड़ा रहता, गुंडा उठा के लेके चले जाता। अच्छा, वहां पर जो लड़का गया, बाकी और भी लड़कियां थी, उन लोगों ने तो कोशिश, मूवी में दिखता ना कि लड़की की दोस्त भी है, तो लड़की की दोस्त जो है वो तो भाग गई, उसने तो लड़की की मदद नहीं की, उसने तो गन उठा के या कुछ भी उठा के मारने की कोशिश नहीं की, लड़का ने कोशिश किया। क्यों? ये क्यों दिखाया गया मूवी में? तो बस साइकोलॉजी और जेंडर में इसी पे फोकस किया जाता है कि यहाँ से क्या पोर्ट्रे करना चाहते हैं आप मूवीज में, ठीक है, सोशल मीडियाज में क्या पोर्ट्रे करना चाहते हैं। तो ये मैंने एक आपको एक्सप्लेनेशन दिया, जिससे अब आप समझ पाएंगे कि मूवी देखते वक्त भी जब आप कोई मूवी आपके सामने चलेगा, तो आपके दिमाग में पीछे साइकोलॉजी ऑफ जेंडर चलता रहेगा कि अच्छा यहाँ से तो ये रिजल्ट निकल रहा है, यहाँ से तो ये रिजल्ट निकल रहा है, ठीक है। और ये मैं हंस के बोल रहा हूँ तो ये मजाक नहीं है, आई एम सीरियस कि आपको ये चीज लिखना है एग्जाम में कि मूवीज वगैरह में क्या होता है। और आप देखिए डिफरेंट मूवी में डिफरेंट सिनेरियो रहता है। इंडियन मूवीज में आप फीमेल को एज अ लीड कैरेक्टर बहुत कम देखेंगे, बहुत कम आपको दिखेगा, बहुत कम। मेंस मेंस को ही हमेशा लीड कैरेक्टर, अब देखिए लीडिंग कैरेक्टर जब मैं बोलता हूँ, इसका ये मतलब नहीं है इन पर्सपेक्टिव ऑफ मूवी। लीडिंग कैरेक्टर का मतलब है कि जिसके अराउंड पूरा मूवी घूम रहा है, आई एम टॉकिंग अबाउट, क्योंकि वो मेन है, ठीक है, यानी प्रोटोगोनिस्ट जो है। तो मोस्टली मैं हॉलीवुड बॉलीवुड में मेंस होते हैं, हॉलीवुड में भी मोस्टली मेंस होते हैं, लेकिन हॉलीवुड में बहुत सा ऐसा मूवी बना है जिसमें पूरा जो मूवी है वो वुमेन्स के अराउंड रिवॉल्व हो रहा है। और उनमें से एक बहुत बड़ा फेमस मूवी है, जॉम्बी बेस्ड मूवी है, इट्स कॉल्ड रेजिडेंट इविल। उसमें एक एक्ट्रेस है जिसका नाम एलिस रहता है मूवी में, और उसका रियल नेम मिला जोवोविच। तो आप सर्च कर सकते हो, आप में बहुत से लोगों ने रेजिडेंट इविल देखा भी होगा। उसमें जो फर्स्ट से लेके एंड पार्ट है पूरा, 6 से 7 उसका मूवी का सीरीज नहीं, वो मतलब पार्ट निकल चुका है उसका। तो उसमें जो एलिस है ना, वो मेन प्रोटोगोनिस्ट है। तो उसमें कोई मेल लीडिंग में नहीं है, फीमेल मेन लीडिंग में है। तो ऐसा मूवी भी है। तो ये अब ऐसा क्यों? अमेरिका में थोड़ा है, इंडिया में बिल्कुल नहीं, मतलब ये क्यों, रीजन क्यों सब में, क्यों हर हर डायरेक्टर ऐसा नहीं बनाता है कि फीमेल लीडिंग रोल में रहे? व्हाई? सो दिस इज व्हाट वी हैव टू थिंक इन साइकोलॉजी ऑफ जेंडर, ठीक है। तो आई होप इतना एक्सप्लेनेशन से आप समझ गए होंगे कि मतलब कहना क्या चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। क्रॉस कल्चर रिसर्च कंपेयर जेंडर अक्रॉस सोसाइटीज, एग्जाम्पल वेस्टर्न एंड नॉन वेस्टर्न जेंडर। अब देखिए क्रॉस कल्चर रिसर्च से भी आपको बहुत कुछ पता चलता है। क्रॉस कल्चर मतलब हर कल्चर में जेंडर्स के बारे में डिफरेंट रोल्स सेट किए जाते हैं, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, रियली इंपॉर्टेंट। आप देखिए इंडिया में जो लड़के और लड़कियों का रोल्स है और जो रहने का तरीका है वो डिफरेंट है, जबकि वेस्टर्न में बिल्कुल डिफरेंट है। इसका एक मैं सिंपल सा अगर एग्जाम्पल दूं, तो वेस्टर्न में लिविंग रिलेशन इज रियली वेरी कॉमन, जबकि इंडिया में अब जाके लिविंग रिलेशन थोड़ा कॉमन हुआ है। आज से 10 साल 15 साल पहले जब आप देखेंगे तो लिविंग रिलेशन इज नॉट कॉमन, बल्कि लिविंग रिलेशन तो गलत था इंडिया में, जो कि सही भी था, बट क्या करें अब, ठीक है।
बेड़ा गर्क हो रहा है इंडिया का। तो खैर, आई होप वापस से सब कुछ ठीक ही हो जाए। ठीक है, तो कहने का मकसद कुल मिला के ये है कि आपको कल्चर से भी पता चलता है। बहुत से ऐसे जगह है जहाँ पर लिविंग रिलेशन इज अ प्रोहिबिटेड, यानी कानूनी तौर पे वहां पर का गवर्नमेंट या किंग आपको लिविंग रिलेशन का अथॉरिटी ही नहीं देते। ठीक है, और बहुत सी जगह देते हैं। तो मेरा पॉइंट यहाँ पर ये नहीं है बताना, मेरा पॉइंट यहाँ पर आपको है एग्जाम पास करवाना। तो ऐसे इसी तरीके से कुछ पॉइंट है, ऐसे ही कुछ पॉइंट है जिससे मैं खुद भी एग्री नहीं करता बहुत से पार्ट में। बट ठीक है, एग्री करना ना करना अलग बात है, एग्जाम है तो लिखना तो पड़ेगा। तो चलो लिख देंगे। तो ये हो गया क्रॉस कल्चर रिसर्च, इस तरीके से आपको पता। और एक होता है साइकोफिजियोलॉजिकल मेथड। ये साइकोफिजियोलॉजिकल मेथड क्या होता है? मेजर बायोलॉजिकल रिस्पॉन्ड, एग्जाम्पल टेस्टोस्टेरोन एंड एग्रेशंस वगैरह वगैरह। यानी इस पे हम लोग बायोलॉजिकल चीज़ों के बेसिस पर रिसर्च करते हैं। ठीक है, जैसे कि ऊपर हमने पढ़ा था ना टाइप्स। अब देखिए, जितना भी चीज़ यहाँ पर मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में समझाया आपको, वो सब इसी 10 कैटेगरी के अंदर का है। सब 10 कैटेगरी के अंदर का है, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। ठीक है, सो ये हो गया 10 कैटेगरी। ईच मेथड्स ऑफर डिस्टिंक्ट इनसाइड विथ मिक्स्ड मेथड ऑफ्टन प्रोवाइडिंग द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो ये 10 मेथड अगर आप समझ जाते हैं, और अगर आपको सवाल पूछा जाता है कि आप रिसर्च मेथड बताओ या टाइप्स ऑफ रिसर्च बताओ, या ये बताओ कि रिसर्चर्स किस तरीके से रिजल्ट निकालते हैं, या रिसर्चर्स किस तरीके से रिसर्च करते हैं, या रिसर्च करने का स्ट्रैटेजी, रिसर्च करने का अप्रोच, रिसर्च करने का तरीका, या फिर रिसर्च करके बताओ, ऐसा अगर बोला जाए कि डू रिसर्च गिव योर ओपिनियन वगैरह वगैरह, तो सब के लिए ये सेम क्वेश्चन होगा। ठीक है, या फिर आपसे कभी कभी डायरेक्ट भी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि कंटेंट एनालिसिस क्या होता है। तो कंटेंट एनालिसिस आपको पता है ये होता है, तो आप लिख सकते हैं। कल्चरल, आपको बोला जाएगा कि भाई कल्चरल रिसर्च क्या होता है, या कल्चरल डिफरेंसेस क्या होता है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आ जाएगा कि कल्चरल डिफरेंसेस क्या होता है। ठीक है, इस तरीके से। सो आई होप कि आपको ये एक क्वेश्चन और इसका आंसर समझ में आया। आई नो ये थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा लॉन्ग हो गया, कॉम्प्रिहेंसिव हो गया, बट इट्स ऑल ओके, क्योंकि मेरा मकसद आपको एक क्वेश्चन कंप्लीट नहीं करवाना था, ये पूरा टॉपिक जो बंच में टॉपिक है इसको समझाना था। अगर आप ये समझ गए ना, तो आप 4-5 क्वेश्चंस अगर इससे रिलेटेड आया ना, तो आप इसी को बनाकर आराम से लिख सकते हैं। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है इसके रिलेटेड कुछ भी, तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको पसंद आया तो मैं आपको लाइक बिल्कुल नहीं बोलूँगा, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन कमेंट करके फीडबैक ज़रूर देना, क्योंकि एग्ज़ाम मेरा भी काफ़ी सामने है। पहले वीडियो मैंने बताया था इसी साल दिसंबर 2024 में मैं भी एग्ज़ाम दे रहा हूँ, तो मुझे भी पढ़ना होता है। आप लोगों के लिए वीडियो भी बना रहा हूँ, एडिटिंग भी कर रहा हूँ, सब कुछ करके अपलोड भी कर रहा हूँ। तो अगर आप में से किसी को भी फ़ायदा हो रहा है, तो एटलीस्ट आप कमेंट में आके ये ज़रूर बोलें कि सीरीज़ को कंटिन्यू कर देने के लिए। अदरवाइज़ फिर अगर मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि अगर होगा कि किसी को फ़ायदा ही नहीं हो रहा है, तो मैं खामोखा अपना टाइम वेस्ट क्यों करूँ? ऑनेस्टली स्पीकिंग ना, मतलब मैं क्यों टाइम वेस्ट करूँ अगर किसी को फ़ायदा ही नहीं हो रहा? अगर हो रहा है तो अच्छा भी लगेगा, फिर मुझे ये नहीं लगेगा ना कि टाइम वेस्ट हो रहा है। मुझे लगेगा एटलीस्ट चलो यार, एक बंदा भी अगर मेरे पढ़ाने से समझ पा रहा है और एग्ज़ाम में पास हो पा रहा है, तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए।